तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, डेटा इकोसिस्टम। आखिर ये है क्या, इसके हिस्से क्या हैं और आजकल ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं इस पर, तो चलिए देखते हैं इनमें क्या बताया गया है। आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे जंगल में सब कुछ जुड़ा होता है ना, पेड़, जानवर, पानी। वैसे ही डेटा इकोसिस्टम में टेक्नोलॉजी, लोग और प्रक्रियाएं मिलकर डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक डेटा इकोसिस्टम असल में टेक्नोलॉजी, लोगों, प्रक्रियाओं और डेटा स्रोतों का एक पूरा नेटवर्क है। ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि डेटा को इकट्ठा किया जा सके, स्टोर किया जा सके, उसे मैनेज, एनालाइज और फिर इस्तेमाल किया जा सके। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है डेटा के आधार पर बेहतर निर्णय लेना। हाँ, और जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जिक्र है, ये सिर्फ निर्णय लेने तक ही सीमित नहीं है। ये रियल टाइम एनालिसिस और जिसे कहते हैं प्रिडिक्टिव इनसाइट्स, मतलब भविष्य का अनुमान लगाने में भी मदद करता है। साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी के बीच सहयोग भी बढ़ाता है। सोचिए जरा, हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में डेटा पर आधारित इनोवेशन कितना जरूरी है आजकल। तो फिर इन स्रोतों के हिसाब से इसके मुख्य घटक या हिस्से क्या हैं? सबसे पहले तो आते हैं डेटा स्रोत, यानी डेटा सोर्सेस। ये वो जगह हैं जहां से डेटा आता है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, या सेंसर, स्मार्ट घड़ियों जैसे, या फिर बिजनेस के रोजमर्रा के लेन देन। एक स्रोत में अमेज़न का उदाहरण दिया गया था कि कैसे वो ग्राहक के हर ऑर्डर, क्लिक और रिव्यू से डेटा इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल, और इन स्रोतों से डेटा को सिस्टम में लाने के लिए होते हैं डेटा इंजेक्शन टूल्स। जी, ये उपकरण क्या करते हैं कि वो अलग अलग स्रोतों से डेटा को खींचकर स्टोरेज सिस्टम तक पहुंचाते हैं। नेटफ्लिक्स का उदाहरण लें, वो कैसे यूजर की पसंद और देखने के समय का डेटा तुरंत कैप्चर करते हैं। इसके लिए अपाचे काफका जैसे टूल इस्तेमाल होते हैं, जैसा स्रोत बताते हैं, जो रियल टाइम में ये काम कर सकते हैं। अच्छा, तो डेटा आ गया, अब उसे कहीं रखना भी तो होगा, है ना? है ना। यहीं पर आते हैं डेटा स्टोरेज सिस्टम्स। जी। स्रोत बताते हैं कि दो मुख्य तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो डेटा लेक्स जैसे हडूप या Amazon S3, जी, जहां बहुत सारा कच्चा मतलब रॉ डेटा रखा जाता है। और दूसरे होते हैं डेटा वेयरहाउस जैसे गूगल बिग क्वेरी या स्नोफ्लेक। इनमें साफ और स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जो एनालिसिस के लिए तैयार होता है। सही कहा। और चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि डेटा का आगे चलकर करना क्या है। कच्चे डेटा के लिए लेक्स ज्यादा लचीले होते हैं, पर अगर तुरंत विश्लेषण या रिपोर्टिंग करनी है तो वेयरहाउस बेहतर है। इसके बाद बारी आती है डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स टूल्स की। ये जो जमा किया हुआ डेटा है उसे साफ करते हैं, बदलते हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं ताकि उसमें से कुछ काम की जानकारी, इनसाइट्स निकाली जा सकें। अपाची स्पार्क, SQL और पाइथन या R जैसी भाषाएं इसमें मदद करती हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि आजकल पाइथन और R का इस्तेमाल जटिल मॉडलिंग के लिए काफी बढ़ रहा है। हालांकि SQL अब भी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी के लिए जरूरी है। ठीक है, लेकिन इतने सारे डेटा के साथ उसकी सुरक्षा, उसकी प्राइवेसी और उसका सही इस्तेमाल भी तो पक्का करना होगा। यहीं पर डेटा गवर्नेंस और सुरक्षा, डेटा गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी की भूमिका आती है। ये सिर्फ कुछ नियम और नीतियां नहीं है। एक स्रोत के अनुसार ये डेटा की क्वालिटी, प्राइवेसी और सही उपयोग सुनिश्चित करके एक तरह का विश्वास बनाने का तरीका भी है। जैसे हेल्थ केयर में GDPR या HIPAA जैसे नियम हैं जो मरीज के डेटा को गोपनीय रखने पर जोर देते हैं। बिल्कुल, और जब विश्लेषण हो जाता है तो उस जानकारी को समझना और दूसरों को समझाना भी उतना ही जरूरी है। यहीं पर डेटा विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग टूल्स काम आते हैं। टैब्लो और पावर BI जैसे नाम स्रोतों में दिए गए हैं। ये क्या करते हैं? ये मुश्किल डेटा को आसान चार्ट, ग्राफ और डैशबोर्ड्स में बदल देते हैं। जैसे कोई सेल्स मैनेजर इनका इस्तेमाल करके फटाफट देख सकता है कि कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में कौन है? डेटा उपयोगकर्ता, यानी लोग। जी। ये डेटा साइंटिस्ट हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं या मैनेजर्स हो सकते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ डेटा को देखने वाले नहीं हैं, बल्कि ये सक्रिय रूप से इस पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करके जानकारी निकालते हैं और बिजनेस के फैसले लेते हैं। फ्लिपकार्ट का ही उदाहरण देख लीजिए, जहां डेटा साइंटिस्ट खरीदारी के पैटर्न को समझकर ग्राहकों को पर्सनलाइज सुझाव देते हैं। हाँ, और आजकल तो इसमें अक्सर मशीन लर्निंग और AI टूल्स की एक परत भी जुड़ गई है। ये क्या करते हैं कि पुराने डेटा के पैटर्न को देखकर
भविष्य के रुझानों या नतीजों का अनुमान लगाते हैं। जैसे स्पॉटिफाई कैसे आपके सुनने के हिसाब से गाने सुझाता है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसका उपयोग अब धोखाधड़ी का पता लगाने से लेकर सप्लाई चेन को बेहतर बनाने जैसे कई जटिल कामों में हो रहा है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो एक डेटा इकोसिस्टम एक बहुत ही अच्छी तरह से काम करने वाले शहर जैसा है, जहां अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर सब कुछ सुचारू रूप से चलाते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि डेटा सही तरीके से बहे, स्टोर हो, सुरक्षित रहे और समझदारी से इस्तेमाल हो। निश्चित रूप से ये पूरा ढांचा, ये पूरा फ्रेमवर्क डेटा को सुरक्षित रखने, उसका सही विश्लेषण करने और आखिर में निर्णयों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। वैसे इस सब पर सोचते हुए एक ख्याल आ रहा है मन में, जैसे जैसे और डिवाइस ऑनलाइन आ रहे हैं और ज्यादा डेटा बन रहा है, तो भविष्य के डेटा इकोसिस्टम कैसे दिखेंगे, वो कैसे विकसित होंगे और वो हमारे रोजमर्रा के जीवन को और किन नए तरीकों से प्रभावित करेंगे जिनके बारे में शायद हमने अभी सोचा भी नहीं है। ये सोचने वाली बात।